नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के नतीजे में क्या नया अदालती मोड़ आया है। इस पूरी सूरत हाल में लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या नई और सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक अहम शख्सियत के टेलीफोन कॉल की कहानी क्या है और आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस पूरी सियासी सूरत हाल में असल बाजीगर कौन है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के नतीजे में क्या अदालती मोड़ आया है और आपको एक अहम शख्सियत के फोन की कहानी भी सुनाते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन इस वक्त किसका मोहरा है। तो आपको बताएं कि एक बहुत ही खास और आप कह सकते हैं खासुल खास किस्म की मशावरत हुई और इस मशावरत के दौरान दो हैरान कुन मामलात सामने आए। ये जो मशावरत है ये इस मामले पर हो रही थी कि हुकूमत गिराने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया जाए और वो जो प्लान है मुजवजा उसके दो हिस्से हैं और ये प्लान एक ऐसी सूरत हाल में बनाया जा रहा था कि जब उसका एक फेज मुकम्मल करने की कोशिश की गई थी, यानी हफीज शेख को हरवाया गया था और यूसुफ रजा गिलानी जो है एक अपसेट के नतीजे में उन्होंने अपनी कौमी असम्बली से जो इस्लामाबाद वाली सीट है वो जीत ली थी। लेकिन उसके बाद ये जो प्लान था जिसके ऊपर एक मंसूबे के तहत अमल होना था इसको उस वक्त धचका लग गया जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी गैर मुतवक्के तौर पर हार गए, यानी मामूली सी अददी बर्तरी के बावजूद सादिक संजरानी वो इलेक्शन जीत गए। अब ये जो पूरी मशावरत थी इसमें ये प्लान असल में किया जाना था कि एक फेज तो चले मुकम्मल हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी को आपने जितवा दिया, लेकिन अब आगे हुकूमत को कैसे गिराना है और इस हवाले से तीन चार बड़े ही खतरनाक किस्म की तजावीज आई। उनमें एक तजवीज तो ये थी कि ये जो अब पीडीएम ने लॉन्ग मार्च करना है इस लॉन्ग मार्च को पूरी कुव्वत से किया जाए और उसके बाद ये लॉन्ग मार्च के शुरुआत जब आए तो इसका पहला जो पड़ाव हो वो फैजाबाद में हो और यहां जब आप 40-50 हजार कम से कम अफराद को इकट्ठा कर लें तो उसके बाद आप अपने 3 मुतालबात पेश करें और 3 मुतालबात पेश करने के बाद इदारों को भी एक वार्निंग दें या इदारों को आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इदारों को धमकाएं कि वो पीछे हट जाएं और अगर इदारे पीडीएम के बकौल गैर जानिबदार ना हो तो फिर ये कहा जाए कि फैजाबाद से ये जो धरना है और ये जो लॉन्ग मार्च है ये दाएं हाथ पर मुड़ने के बजाय यानी इस्लामाबाद के रेड जोन की जानिब मुड़ने के बजाय ये बाएं हाथ पे मुड़ जाएगा और इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उन्हें मालूम है कि फैजाबाद से दाएं हाथ पर 6-7 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद का रेड जोन है और अगर फैजाबाद से ही बाएं साइड पर मुड़ जाएं तो 7-8 किलोमीटर दूर जीएचक्यू और पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं उनके हेडक्वार्टर्स और उनके दफातर हैं। अब ये प्लान तो डिस्कस किया गया लेकिन इसमें एक हैरान कुन मामला सामने आया। पहले तो आपको बताएं कि ये जो पूरा प्लान था ये मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान डिस्कस हो रहा था और मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान इस प्लान पर एग्रीड भी थे। लेकिन फिर एक हैरान कुन मामला आया जिसने मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज को हैरान कर दिया या आप कह सकते हैं कि शशदर करके रख दिया और उनको तवक्को नहीं थी कि उनको उनकी ये जो तजावीज़ हैं उनके ऊपर इस किस्म का रद्द अमल भी मिलेगा। और वो रद्द अमल ये था कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जब 30 मार्च तक हमारे काफिले फैजाबाद पहुंचे तो उसके बाद फैजाबाद में ये जो लॉन्ग मार्च है और ये जो धरना है इसका पड़ाव 1 या 2 दिन से ज्यादा ना हो, यानी ज्यादा से ज्यादा ये 1 अप्रैल
या 2 अप्रैल तक ये धरना जारी रहे, और ना ही ये जो धरना है और ये जो लॉन्ग मार्च है इसका रुख रावलपिंडी की जानिब किया जाए। अगर 2 अप्रैल से इस धरने को बढ़ाया गया और वहां अगर पड़ाव को तूल देने की कोशिश की गई तो फिर पीपल्स पार्टी 2 अप्रैल के बाद सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर वापस लड़काना आ जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब मनानी है। इसलिए अगर पीपल्स पार्टी को इस धरने में शामिल करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी आपका साथ दे, तो पीपल्स पार्टी सिर्फ 2 अप्रैल तक ज्यादा से ज्यादा वहां पर ठहर सकती है। और यह जवाब बहुत ही हैरान कुन था मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के लिए। अब वापस आते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का जो नतीजा था उसमें क्या एक नया अदालती मोड़ आया है, और साथ ही आपको एक अहम टेलीफोन कॉल का किस्सा भी बता देते हैं। तो मामला यह है कि ये जो टेलीफोन कॉल थी ये एक ऐसे वक्त में की गई जब सादिक संजरानी ने यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त दी, और ऐसा लगा कि पीडीएम ने जो एक बर्तरी हासिल की थी पहले राउंड में, यानी यूसुफ रजा गिलानी ने जब हफीज शेख को जो शिकस्त दी थी वो सारी बर्तरी उनकी न्यूट्रलाइज हो गई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हासिल कर लिया, एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया, और फिर जिस तरह से सादिक संजरानी जीते तो उसके बाद ये पीडीएम को 2 धचके लग गए, यानी एक उन्होंने फतह हासिल की जिसके बाद उनको 2 महाजों पर शिकस्त भी हुई। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो टेलीफोन कॉल थी इसमें हमारे जराए के मुताबिक मरियम नवाज ने यह मशवरा दिया कि अब सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की जाए और तहरीक अदम एतमाद को प्लान किया जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर नहीं की, और उन्होंने कहा कि सादिक संजरानी के खिलाफ पहले भी हम तहरीक अदम एतमाद जब लाए थे तो उस वक्त भी वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। अभी जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें भी हमें एक गैर मुतवक्को शिकस्त हुई है, और अगर हम तहरीक अदम एतमाद दोबारा लाते हैं और उसमें भी अगर हमें शिकस्त हो जाती है तो उसके बाद तो फिर पीडीएम की इस तहरीक को जिंदा रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि असल में बिलावल भुट्टो को मालूम है कि पीडीएम के ही वो 7 सेनेटर्स हैं जिन्होंने जानबूझकर अपना वोट जाया किया। बहरहाल वापस आते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या नया अदालती मोड़ आया है। तो आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने इस अदालती मार्के के लिए, जो पहले एक इंतखाबी मार्का था और अब एक अदालती मार्के में तब्दील हो रहा है, इसके लिए सेनेट के जो 3 साबिक चेयरमैन सेनेट हैं उनकी एक बड़ी पावरफुल टीम बनाई। और ये जो चूंकि 3 शख्सियात पहले चेयरमैन सेनेट रह चुकी हैं इसलिए ये सेनेट के सारे क़वाइदो ज़वाबित भी समझती हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है और वोट मुस्तरद कैसे होते हैं, तो ये सारा तरीकाकार ये समझती हैं। और इसलिए इन 3 शख्सियात पर मुश्तमिल एक बड़ी हाई पावर्ड किस्म की टीम बनाई गई, और इस टीम में फारूक एच नाइक शामिल हैं, नैयर बुखारी शामिल हैं और रजा रब्बानी शामिल हैं, और इनके साथ लतीफ खोसा को भी ऐड किया गया, और ये चारों शख्सियात जो हैं मारूफ कानूनदान भी हैं। अब इनके जरिए एक बड़ी ही पावरफुल पटिशन तो बनाई गई, एक तैयार की गई, लेकिन इसमें एक बहुत ही ड्रामाई मोड़ भी है, और वो मोड़ ये है कि मुस्तरद वोटों के मामले पर चेयरमैन सेनेट, जो साबिक चेयरमैन सेनेट थे वसीम सज्जाद, उनकी जिस रूलिंग के हवाले दिए जा रहे थे कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है तो उसमें मुस्तरद वोटों के मामले पर वोटर का इंटेंट देखा जाता है, यानी वोटर की नीयत देखी जाती है। तो अब उन्हीं वसीम सज्जाद ने ये कहा है कि ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था ये असल में हाउस की कार्रवाई थी, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर कोई भी सेनेटर बैलेट पेपर पर कोई खास निशान लगाए इस नियत से कि बाद में उसकी शनाख्त हो जाए और वो अपनी शनाख्त जाहिर करने की कोशिश करे, तो असल में वो वोट मुस्तरद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है कि हमारे 7 सेनेटर्स ऐसे थे जिन पर हमें शक था कि ये अपना वोट इधर से उधर कर सकते हैं या अपना वोट ज़ाया कर सकते हैं, तो हमने जानबूझकर इन 7 सेनेटर्स को ये हदायत की थी कि वो यूसुफ रजा गिलानी के खाने में नहीं बल्कि यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर स्टैंप करें, ताकि बाद में हमें इन पर एतबार आ जाए और हमें यकीन हो कि इन 7 सेनेटर्स ने, जिन पर हमें शक है,
انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ہی ووٹ دیا. اب یہ دلیل لے کر انہوں نے جانا تھا عدالت میں، لیکن وسیم سجاد نے یہ کہا ہے، جن کے رولنگ کے حوالے دیے جا رہے تھے انٹینٹ کے حوالے سے، انہوں نے تو اب یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ووٹر اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے کسی مخصوص جگہ پر اس طرح سے نشان لگائے کہ بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ ووٹ اس نے ڈالا ہے، تو وہ ووٹ بھی مسترد ہی قرار دیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اہم انکشاف بھی کیا. ظاہر ہے کہ وہ پہلے چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، ان کی رولنگز کے حوالے موجود ہیں، تو انہوں نے اس معاملے پر ایک اور اہم بات بھی کی، اور وہ بات یہ تھی کہ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو یا سپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن ہو اور اس میں جو ووٹ مسترد ہوں، ان ووٹوں کی بنیاد پر اس پورے معاملے کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکے. اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو یہ ایک عدالت میں لے کر جا رہے ہیں معاملہ، وہ لے کر تو جائیں گے، لیکن اس معاملے پر ان کے لیے ان کو ریلیف ملنا اور ان کے لیے اپنے موقف کو ثابت کرنا انتہائی مشکل یا تقریباً ناممکن ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.